एक और दर्जन से अधिक शाही अकादमी के शिष्य थे, जिनमें से सभी साम्राज्यिक मार्शल रैंकिंग पर थे, कुछ तो शीर्ष 50 में भी। ऐसी पंक्ति निश्चय ही मजबूत है। दूसरी ओर मयंक था, जो पूर्णतः अकेला था। परिणाम चाहे जो हो, इस एक व्यक्ति द्वारा दर्जन से अधिक शाही अकादमी के विशेषज्ञों के विरुद्ध लड़ने का प्रदर्शित साहस तथा भावना पर्याप्त है प्रशंसा तथा प्रेरणा प्रदान करने को। बेशक कई लोग यह भी मानते हैं कि देव आग से खेल रहा है। यद्यपि उसने पहले 5 विरोधियों को हराया था, वह 5 लोगों के विरुद्ध था, जबकि अब दर्जन से अधिक हैं और कई शीर्ष 50 साम्राज्यिक मार्शल रैंकिंग में हैं। देव की जीत की संभावनाएं बहुत कम हैं। पहले देव ने कई शाही अकादमी के छात्रों को मारा था। एक बार वह पराजित हो गया तो शाही अकादमी के लोग उसे कभी न छोड़ेंगे और उसका भाग्य संभवतः बहुत दुखद होगा। फिर भी कुछ लोग अभी भी देव पर जीत का दांव लगाते हैं। यद्यपि वे स्वयं महसूस करते थे कि यह थोड़ा पागलपन है, उनके पास एक विचित्र अंतर्ज्ञान था कि संभवतः देव ने बहुत सारी असंभवताओं का निर्माण किया है। आरंभ। मध्यम आयु वर्ग के निर्णायक ने अपना मुकाबला समाप्त करने के बाद वह मंच से उतरा, स्पष्ट रूप से जागरूक कि एक उग्र युद्ध होने वाला है। मयंक, तुम वास्तव में परेशानी मांग रहे हो, सर्वोत्तम विकल्प के बजाय नरक चुनकर। युद्ध मंच पर किशोर ने ठंडेपन से मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसकी पुतलियां संकुचित हो गईं, क्योंकि उस क्षण देव ने पहले से ही कदम उठा लिया था और उसकी आकृति तुरंत अपनी स्थान से गायब हो गई। आह! एक चीख गूंजी, जिससे कई शाही अकादमी के शिष्यों के शरीर कांपे और वे त्वरित मुड़ गए, केवल यह देखने के लिए कि उनके एक साथी का हृदय भेद दिया गया था। इतनी तेज! भीड़ ने भय से चिल्लाया, लेकिन उस क्षण एक और सिर वायु में उछला, रक्त उनके ऊपर छिटकते हुए, जिसने उन्हें होश में ला दिया। जल्दी फैल जाओ! सूचित ने चिल्लाया और तुरंत दर्जन से अधिक लोग सभी दिशाओं में चमककर भागे, लेकिन हमेशा एक निश्चित दूरी बनाए रखते। संरचना स्थापित करो, साम्राज्यिक संरचना! सूचित ने चिल्लाया और तुरंत दर्जन से अधिक लोग चमक कर गुजरे। यद्यपि यह अव्यवस्थित प्रतीत होता था, वास्तव में यह काफी व्यवस्थित था। शीघ्र ही प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थिति में खड़ा हो गया। जैसे ही दर्जन भर लोग पहुंचे, संरचना तुरंत बन गई। प्रत्येक बिंदु में विशेष अर्थ प्रतीत होता था और दर्जन भर बिंदु एक दूसरे से जुड़े एक अद्वितीय संरचना का निर्माण करते। तुरंत एक भव्य आभा संरचना से फैली और धुंधले रूप से संरचना के ऊपर एक साम्राज्यिक शहर का भूत प्रकट हुआ, ऊंचा तथा प्रभुत्वपूर्ण। उस क्षण दर्जन भर लोग एक में विलीन हो गए प्रतीत। साम्राज्यिक संरचना? वे वास्तव में साम्राज्यिक संरचना का उपयोग कर रहे हैं? दर्शक मंडल में सभी पहले स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरों पर व्यंग्य की मुस्कान आ गई। यह हास्यास्पद है कि दर्जन भर लोगों को केवल एक व्यक्ति से निपटने के लिए रक्षात्मक संरचना का उपयोग करना पड़ रहा है। इस क्षण किशोर, सूचित और अन्य ने आसपास की विचित्र दृष्टियों को नोटिस किया और अपमानित महसूस किया। तथापि देव बहुत तेज था और तुरंत 2 को मार डाला। जब तक वे प्रतिक्रिया देते, बहुत देर हो चुकी थी। यदि वास्तव में सीधा मुकाबला होता तो किशोर और सूचित स्वाभाविक रूप से डरते ना, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से देव की गति के साथ न रख सकें, इसलिए देव निश्चय ही पहले उनसे निपटेगा। इसलिए अधिकांश लोगों की सुरक्षा के लिए साम्राज्यिक संरचना को सक्रिय करना पड़ा। साम्राज्यिक संरचना साम्राज्यिक शहर को केंद्र बनाकर अभेद्य तथा अटूट है, सभी प्राणियों की शक्ति को संयोजित करने में सक्षम एक शक्तिशाली रक्षात्मक बल का निर्माण करने को। दूसरी ओर दर्जन से अधिक लोगों को संरचना स्थापित करते देखकर देव ने रुचि की एक झलक दिखाई। चूंकि ऐसा था, वह प्रयास करेगा और देखेगा कि क्या वह इस तथाकथित साम्राज्यिक संरचना को तोड़ सकता है। फुस! एक क्षण में देव की आकृति चमकी और साम्राज्यिक संरचना की एक दिशा में प्रकट हुई। फिर वह अपनी स्थान से गायब हो गया और अगले क्षण में संरचना में एक व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ। काटो! देव ने अपनी तलवार पकड़ी और अचानक नीचे काटा, एक उग्र तलवार आभा मुक्त करते हुए। ठीक तब वह व्यक्ति आगे कदम बढ़ाया और अचानक मुद्रा बनाई। तुरंत संपूर्ण संरचना स्वर्ण ज्योति से चमक उठी और ऊर्जा की धाराएं विभिन्न दिशाओं से आईं।
उसके शरीर पर एकत्र होती हुई। साम्राज्यिक मुहर! पुरुष का हाथ कांपा और उसने आगे धकेला। धमाक! एक जल थाल के आकार की स्वर्ण हथेली का निशान फटा, सीधे तलवार ऊर्जा को चूर चूर करते हुए। शेष हथेली का निशान, अभी भी शक्तिशाली, देव की ओर उछला। देव ने त्वरित तलवार से काटा, जो जोरदार धमाके के साथ फटा, उसे दर्जनों कदम पीछे धकेल दिया, इससे पहले कि वह अपनी जगह संभाले। जैसा अपेक्षित था, साम्राज्यिक संरचना का यह वास्तव में शक्तिशाली है। इसके अलावा मैंने महसूस किया कि उनकी सभी शक्तियां यहां न एकत्र हुई थीं, अन्यथा मैं निश्चय ही उस हथेली प्रहार को सहन न कर पाता। देव का चेहरा थोड़ा बदल गया, जबकि वह संरचना तोड़ने के बारे में सोच रहा था। कोई बात नहीं, यहां खड़े सोचने का कोई लाभ नहीं। मैं युद्ध के दौरान सोच सकता हूं, संभवतः कुछ खोज लूं। एक विचार के साथ देव ने कदम उठाया और पुनः साम्राज्यिक संरचना की ओर तेज गति से गया। वायु वज्र हथेली! इस बार देव ने पूर्ण शक्ति से वायु वज्र हथेली तकनीक मुक्त की। साम्राज्यिक मुहर! उनमें से एक ने स्वर्ण हथेली का निशान मुक्त किया, जो सीधे देव की हथेली शक्ति से टकराया और दोनों विलीन हो गए। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट काट! अवसर का लाभ उठाते हुए देव संरचना के ऊपर कूद गया। दोनों हाथों से तलवार पकड़कर एक शक्तिशाली नीचे की कटाई मुक्त की। श्रीक! एक भयानक तलवार आभा नीचे कटी, स्थान को फाड़ते हुए और चुभने वाली ध्वनि पैदा करते हुए। साम्राज्यिक मुहर! एक क्षण में 3 या 4 स्वर्ण हथेली के निशान एक साथ मुक्त हुए, सीधे तलवार ऊर्जा से टकराते। धमाक! धमाक! कई जोरदार विस्फोटों के साथ एक शक्तिशाली झटका फैला, देव को पीछे की ओर बहा दिया। ठीक तब देव ने वायु में कदम रखा, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और पुनः संरचना के केंद्र में घुसा। साम्राज्यिक मुहर! एक क्षण में कई और हथेली के निशान उड़ आए। देव ने त्वरित छाया कदम का उपयोग 2 हथेली के निशानों को टालने के लिए किया और फिर हाथ के कांपने से वायु वज्र हथेली से अन्य हथेली के निशान को चूर चूर किया। जैसे ही वह तलवार उठाने वाला था और संरचना तोड़ने वाला, उसने अचानक एक अदृश्य दबाव महसूस किया जो उसे दबा रहा था, जिससे उसकी गति अचानक गिर गई। ऊपर देखा तो एक चकाचौंधकारी स्वर्ण शहर आकाश में तैरता दिखा। यही वह शहर था जो अदृश्य दबाव विकीर्ण कर रहा था, देव की शक्ति को दबाता हुआ। धमाक! धमाक! इस क्षण कई स्वर्ण हथेली के निशान नीचे गिरे, विभिन्न दिशाओं से देव की पीछे हटने की राह अवरुद्ध करते। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट काट! देव ने चिल्लाया और अपनी तलवार ऊर्जा मुक्त की, 2 हथेली के निशानों को चूर चूर करते हुए। विस्फोट का झटका उसके शरीर से प्रतिध्वनित हुआ, उसके रक्त को उग्र रूप से उबालते हुए। फिर उसने झटके की शक्ति का उपयोग पीछे हटने के लिए किया। जब सभी ने सोचा कि देव संरचना छोड़ने वाला है, देव ने दांत पीसे, गले में उबलते रक्त को निगला और पुनः संरचना में कदम रखा। शाही अकादमी के शिष्य स्तब्ध हो गए और त्वरित स्वर्ण हथेली का निशान बुलाया, देव की ओर फेंका। धड़! 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 संरचना के निकट विस्फोट एक के बाद एक गूंजे और ऊर्जा के विस्फोट निकले। देव की आकृति मध्य में अनिश्चित रूप से चमक रही थी, लेकिन उसकी गति कम से कम 30% दबाई गई थी, जिससे टालना कुछ कठिन हो गया। देव ने अपनी गति तकनीकों का उपयोग किया, हथेली शक्ति तथा तलवार ऊर्जा उधार लेकर संरचना के अंदर दर्जन से अधिक लोगों के चारों ओर घूमता। जान पड़े बिना दोनों पक्षों ने दर्जनों सेकंड के लिए प्रहारों का आदान प्रदान किया। धमाक! एक जोरदार धमाके के साथ देव की पीठ पर एक शेष हथेली का निशान लगा, एक मुट्ठी रक्त उगला और उन्मत्त रूप से पीछे हटा, महान संरचना की सीमा से बाहर निकला। यह दृश्य उनके चारों ओर के सभी को भयभीत तथा मूक कर गया। मयंक वास्तव में अकेले संरचना तोड़ने गया और दर्जन से अधिक लोगों से सीधा मुकाबला किया। मुख्य बात यह है कि वह वास्तव में संरचना में घुसा और यहां तक कि अंदर दर्जन से अधिक लोगों से आ जा लड़ाई की। इस बलपूर्ण संरचना तोड़ने के तरीके ने सभी को मूक तथा भयभीत कर दिया। यद्यपि देव संरचना तोड़ने में सफल न हुआ, लेकिन प्रक्रिया के दौरान उसने शाही अकादमी के सदस्यों पर काफी दबाव डाला। प्रतीततः अभेद्य तथा अटूट शाही संरचना देव के बलपूर्ण हमले के नीचे थोड़ी कांपी। दुष्ट!
आसपास के दर्शक अनैच्छिक रूप से सोचने लगे। दूसरी ओर किशोर, सूचित और अन्य काफी उदास दिखे। यह साम्राज्यिक संरचना शाही अकादमी की शीर्ष संरचना है, दर्जन से अधिक लोगों की शक्ति को एकत्र करती हुई और विशेष रूप से अपनी शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध। यद्यपि देव उनकी संरचना तोड़ने में असफल रहा, संरचना उसके बार बार बमबारी के नीचे थोड़ी उतार चढ़ाव दिखाई दी, जो निश्चय ही लज्जा थी। उनकी 10 से अधिक लोगों की संयुक्त रक्षा न केवल शत्रु को दबा न सकी, बल्कि शत्रु की गति से दब गई, जो वास्तव में निराशाजनक था। यह और न चल सकता, किशोर ने गहन स्वर में कहा। यद्यपि इस साम्राज्यिक चरम संरचना में मजबूत रक्षात्मक क्षमता है, यह केवल रक्षा कर सकती है और हमला न कर सकती। इसके अलावा यह बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खपत करती है। बहुत पहले ना संरचना स्वयं विलीन हो जाएगी। हम निष्क्रिय रक्षात्मक न रह सकते, हमें सक्रिय रूप से हमला करना होगा। एक क्षण सोचने के बाद किशोर ने कहा, सूचित, नवीन, तुम दोनों मेरे साथ संरचना से बाहर निकलो और मयंक को मार डालो। बाकी संरचना की रक्षा जारी रखो। अच्छा। फिर किशोर और अन्य 2 महान संरचना से बाहर निकले और 3 ज्योति की किरणें साम्राज्यिक चरम संरचना से बह निकलीं और उनके शरीरों में प्रवेश कीं। शेष समूह ने साम्राज्यिक संरचना को बनाए रखना जारी रखा। कितना कठोर कछुए का खोल देव साम्राज्यिक संरचना को घूर रहा था, सोच रहा था कि इसे कैसे तोड़े, जब उसने किशोर और अन्य 2 को संरचना छोड़ते और उसकी ओर आते देखा। तुम सही समय पर आए हो, देव ने मुंह के कोने से रक्त पोंछा। उसकी आंखें युद्ध भावना से चमक रहीं। लंबी तलवार पकड़कर वह भी तीनों की ओर चला। क्या शाही अकादमी आखिरकार आक्रमण करने वाली है? कम से कम उनके पास कुछ आत्म साक्षात्कार है। यदि वे अपनी भूमि पर बने रहते तो मैं वास्तव में उन पर दृष्टि डालता। किशोर, सूचित और अनवीन सभी साम्राज्यिक मार्शल रैंकिंग पर शीर्ष 50 विशेषज्ञ हैं। सूचित विशेष रूप से युद्ध शक्ति में 30वें स्थान पर है, जो लक्ष्मण से भी मजबूत है। यदि 3 एकजुट हों तो मयंक को बहुत कठिनाई होगी। क्या तुम सभी एक साथ मुझ पर आ रहे हो या बारी बारी से हमला कर रहे हो? तीनों को आते देखकर देव ने अपनी लंबी तलवार इशारा की और शांतिपूर्वक कहा। मूल रूप से तीनों स्वाभाविक रूप से देव से निपटने के लिए एकजुट होने की योजना बना रहे थे, लेकिन देव के कार्यों ने उन्हें संकोच में डाल दिया। अंततः यह सब सम्मान बचाने तक आता है। मयंक, तुमने अपनी साधना तथा शक्ति छिपाई और योजनाओं से शाही अकादमी के कई छात्रों को हानि पहुंचाई। हम 3 इस हिसाब को तुमसे चुकाएंगे, किशोर ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनते ही देव ने भीतर से व्यंग्य किया। साधना स्तर छिपाना? हाँ, जैसा सभी जानते हैं, इस मार्शल कला प्रतियोगिता पर कदम रखते समय हमेशा लोगों द्वारा साधना स्तर की जांच की जाती है। उसका साधना स्तर स्वाभाविक रूप से आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। यद्यपि यह इसीलिए था क्योंकि उसने आत्मा निर्मलन गोली ली थी, जिससे उसकी 2 नाड़ियां सील हो गईं, उसकी शक्ति वास्तव में दबाई गई थी। अन्यथा आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना के साथ वह एक तलवार प्रहार से आसानी से इस साम्राज्यिक चरम संरचना को तोड़ सकता, और शाही अकादमी के छात्रों को हानि पहुंचाने की उसकी साजिश वह पूर्ण बकवास है। अंगूठी में जीवन तथा मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होती है। केवल विजेता तथा हारने वाले होते हैं, कोई बहाने नहीं। अंततः ये 3 देव पर आरोप लगा रहे थे और एक साथ हमला करने का कारण ढूंढ रहे थे। जो भी हो, तुम सभी एक साथ आ जाओ ताकि मेरा समय व्यर्थ न हो। देव ने तीनों को उदासीनता से देखा। उसकी लंबी तलवार युद्ध मंच पर तिरछी इशारा कर रही, स्पष्ट तलवार की गुनगुनाहट विकीर्ण करती। ध्वंस। एक ध्वंसकारी ध्वनि के साथ किशोर और उसके 2 साथी बिना कोई शब्द गंवाए एक साथ देव की ओर दौड़े। 3 व्यक्ति 3 भ्रामक आकृतियों में बदल गए और तुरंत देव के सामने पहुंच गए, 3 अलग अलग दिशाओं से उस पर हमला करते हुए। महान शून्य तलवार कला, लौह सर्प भाला, महान करुणा वायु फाड़ हाथ। एक क्षण में तीनों ने अपनी विशिष्ट कौशलें प्रकट कीं। तलवार की छायाओं के धुंधलके, प्रचंड भाले की ज्योति और हिम शीतल हथेली के चिन्हों में बदलकर देव को घेर लिया। तीनों साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग के शीर्ष विशेषज्ञ थे।
शीर्ष 50 में स्थान रखने वाले, उन्होंने सभी गति की अवधारणा को समझ लिया था और उनमें से दो ने गति के द्वितीय स्तर तक पहुंच लिया था, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए थे। देव ने अपनी कलाई झटकी, थोड़ा पीछे हटा और अपनी लंबी तलवार लहराई। उसी समय उसने बिजली की शक्ति प्रकट की। कई बिजली तलवार ऊर्जा भेजकर तीनों के हमलों का मुकाबला करने के लिए। धमाके! एक जोरदार विस्फोट की ध्वनि अखाड़े में गूंजी और देव पीछे दर्जनों फीट हट गया, इससे पहले कि वह संतुलन बना ले। दूसरी ओर किशोर और अन्य दो भी डगमगाए और कुछ कदम पीछे हटे। ढम! तीनों ने एक कदम बढ़ाया और फिर देव की ओर उछले। देखता हूं, मुझे थोड़ा और गंभीर होना पड़ेगा। देव की आंखें चमकीं और एक तीव्र गति से उसने छाया कदम का उपयोग किया। धुंधली आकृति में बदलकर तुरंत तीनों के सामने प्रकट हो गया। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट काट! देव ने निम्न उद्घोष किया, अपनी तलवार उठाई और एक विस्फोटक तलवार ऊर्जा छोड़ी, जैसे आकाश भेदने वाली इंद्रधनुष जो रास्ते में अंतरिक्ष को चीरती प्रतीत हो रही थी। किशोर और अन्य दो के चेहरे पर हल्का परिवर्तन आया और उन्होंने एक साथ अपनी अपनी विशिष्ट कौशलें प्रकट कीं ताकि तलवार ऊर्जा पर हमला करें। धड़ाक! एक कानफोड़ू गर्जना के साथ युद्ध मंच कांपा और तीन आकृतियां चारों ओर पीछे हटने को मजबूर हो गईं। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट काट, एक आत्मस्तरीय तलवार कला, देव द्वारा अपने चरम तक विकसित की गई थी, जिससे इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से भयानक हो गई थी। समझना महत्वपूर्ण है कि राजकीय अकादमी में भी सबसे उन्नत कलाएं केवल आत्मस्तरीय हैं, जो केवल चुनिंदा कुछ शिष्यों को उपलब्ध हैं, और तृतीय स्तर तक पहुंचना पहले से ही अत्यंत कठिन है। ध्वंस! अचानक एक आकृति नवीन के पीछे प्रकट हुई, जिससे बाद वाले को भ्रूभंग हो गया और जल्दी से मुड़कर हथेली से प्रहार किया। वायु और बिजली हथेली! एक शीतल आवाज गूंजी और नवीन को लगा कि उसके पीछे एक भयानक आंधी और बिजली इकट्ठा हो रही है। हिंसक और तीक्ष्ण आभा ने उसे अनैच्छिक रूप से कंपा दिया। धमाके! एक क्षण में उनकी हथेलियां मिलीं। एक क्षण में नवीन का चेहरा भयानक रूप से बदल गया। उसे लगा कि एक भयानक बल तुरंत उसके हथेली प्रहार को तोड़ देता है और उसकी हथेली को घेर लेता है। आह! एक चुभने वाली चीख के साथ नवीन की हथेली वायु चाकुओं और बिजली से घिर गई और उसके आधे बाजू का रक्त धुंध में बदल गया और विलीन हो गया। ओह! नजदीक ही किशोर और सूचित के चेहरे बदल गए और वे जल्दी से नवीन की ओर दौड़े। हालांकि जब दोनों पहुंचे तो एक जोरदार तलवार की ध्वनि गूंजी और फिर नवीन का सिर उनके सामने लुढ़क गया। तुरंत किशोर और सूचित के चेहरे भयानक रूप से बदल गए। फिर एक शीतल आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी! ध्वंस! देव अचानक दोनों पुरुषों के सामने प्रकट हो गया, सीधे उनके सामना करते हुए एक शक्तिशाली तलवार काट के साथ। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट काट! उन्हें रोकें! किशोर और सूचित गरजे, उनके भाले चमके, अग्नि की शक्ति सिरों पर संकुचित होकर घूमती और नाचती हुई एक अग्नि ड्रैगन में बदल गई, जो गरज कर बाहर आई। उनकी लंबी तलवारें घूमी, वायु की शक्ति छोड़कर तीक्ष्ण ऊर्जा चाकू बनाकर जो एक ऊर्जा भंवर बना ली। धमाके! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ एक हिंसक झटका तरंग फूटी, वायु गरजी और बल चारों ओर फैल गया। ढम ढम ढम! किशोर और उसका साथी जल्दी से पीछे हटे और ठीक उसी समय चटक चटक चटक! एक भयानक ऊर्जा तलवार वायु को भेदती हुई एक तीक्ष्ण वायु झोंके को लेकर दोनों की ओर उड़ी। हालांकि वे तलवार ऊर्जा को नहीं देख सके, फिर भी दोनों को लगा कि कई तीक्ष्ण आभाएं उनकी ओर काट रही हैं। उनके चेहरे बदल गए और वे जल्दी से बचने की कोशिश करने लगे। ध्वंस! ठीक उसी समय देव उनके पीछे प्रकट हो गया और एक शक्तिशाली वायु और बिजली हथेली प्रहार छोड़ा। एक क्षण में दोनों हत्या की मंशा से घिर गए, बचने का कोई रास्ता नहीं। ओह! किशोर और उसका साथी भयभीत दिखे और जल्दी से पीठ सटाकर खड़े हो गए, एक साथ हमला करते हुए। धड़ाक धड़ाक धड़ाक! किशोर ने अपना भाला लहराया। कई बार धक्का देकर छोड़ी गई भाले ज्योति ने ऊर्जा तलवारों को एक एक करके तोड़ दिया। हालांकि दूसरी ओर सूचित का हमला सीधे देव द्वारा विफल कर दिया गया। हथेली चिन्ह, जिसमें वायु और बिजली बल दोनों शामिल थे,
बिना कमजोर हुए उस पर प्रहार करता रहा। फुफ! सूचित ने एक घूंट रक्त उगला। उफनते बल ने उसे प्रभावित किया, जिससे उसका शरीर भयंकर रूप से कांप गया। उसकी पीठ झींगुर की तरह मुड़ गई और वह सीधे पीछे किशोर से टकरा गया। धड़ाक! दोनों एक साथ पीछे उछल गए। किशोर ने अपना शरीर मोड़ा, सूचित को पकड़ा और जोर से पैर पटका युद्ध मंच पर कई फीट पीछे हटकर संतुलन बनाया। और ठीक उसी पल चर चर एक अदृश्य फिर भी तीक्ष्ण ऊर्जा तलवार फिर से दोनों की ओर काटी। उसी समय देव अचानक उनके पीछे प्रकट हो गया और हथेली प्रहार छोड़ा। एक क्षण में पहले जैसी स्थिति बन गई, सिवाय इस बार सूचित घायल था और किशोर के साथ सहयोग नहीं कर सका। इस पल किशोर सूचित को पकड़े हुए था, जो सहारा ले रहा था, और दोनों ओर से हमलों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक निर्णायक क्षण में उसे चुनाव करने को मजबूर होना पड़ा। जीवन और मृत्यु के एक क्षण भर में किशोर ने दांत पीसे और पकड़े हुए सूचित को सीधे देव की ओर फेंक दिया। फिर वह ऊर्जा तलवारों से बच गया। किशोर! सूचित ने हताश चीख छोड़ी। जैसे ही वह हार मानने वाला था, एक तलवार आभा नीचे काटी और उसके गले को भेद दिया। इस बीच तलवार प्रहार से बचने के बाद किशोर के पास लड़ने का मन नहीं बचा। वह जानता था कि वह देव का मुकाबला नहीं कर सकता और लड़ते रहने से केवल वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो अन्य दो ने अपनाया। किशोर तेजी से साम्राज्यिक संरचना की ओर बढ़ा। वह विश्वास करता था कि एक बार संरचना से जुड़कर और उसकी शक्ति का उपयोग करके वह देव के हमले का सामना कर सकता है। हालांकि उस पल देव ने थोड़ा आगे इशारा किया। ध्वंस ध्वंस! कई ऊर्जा तलवारें ऊपर उछलीं और फिर नीचे काटीं, किशोर की दिशा में गिरकर। किशोर का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपनी आभा छोड़ी, लगातार भाला लहराकर ऊर्जा तलवार को तोड़ते हुए। पलक झपकते देव पहले ही उसके पास पहुंच गया था। मुझे मत मारो, मैं हार मानता हूं, किशोर ने घबराहट में चिल्लाकर कहा। वास्तव में उसकी शक्ति से वह आसानी से मुड़कर देव से लड़ सकता था। विलंब करने का समय पर्याप्त था हार मानने के लिए। हालांकि देव की भयानक शक्ति और निर्णायक तरीकों को देखने के बाद उसके पास लड़ने की सारी इच्छा खो चुकी थी। संक्षेप में वह भयभीत था। हंस! तलवार ऊर्जा चमकी, सिर गिरे। किशोर मृत! परिणाम स्वरूप इस बैच की राजकीय अकादमी के सभी शिष्य जो साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग के शीर्ष 50 में स्थान रखते थे, मारे गए, जिसमें लक्ष्मण शामिल था। कुल 4। ध्यान दें कि ये 4 व्यक्ति राजकीय अकादमी द्वारा पाले गए प्रमुख छात्र थे, जिनमें असंख्य संसाधन निवेश किए गए थे और उन पर बड़ी आशाएं रखी गई थीं। सभी को भविष्य में प्रतिष्ठित सूची में स्थान बनाने की उम्मीद थी, लेकिन अंत में वे सभी देव के हाथों अपनी जान गंवा बैठे। उन प्रतिभाओं के अलावा जो खो चुकी थीं, जिसमें संकेत, रमेश और अन्य शामिल थे। साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग पर 6 या 7 अन्य प्रतिभाएं भी मारी गई थीं। यदि राजकीय अकादमी के उच्च अधिकारियों को पता चला तो वे शायद हृदय विदीर्ण हो जाएं। हालांकि यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। देव ने धीरे से तलवार के फल को सहलाया। उसकी आंखें जल शांत थीं, फिर भी एक भयानक हत्या की मंशा समेटे हुए। चूंकि राजकीय अकादमी ने इतनी दूर जाकर दर्जनों से अधिक श्वानलिंग राज्य विशेषज्ञों को भेजा था हमला करने और उसे मारने के लिए, वह स्वाभाविक रूप से उचित प्रतिशोध लेगा। चलो इन तथाकथित प्रतिभाओं से शुरू करते हैं जो साम्राज्यिक युद्ध कला रैंकिंग पर हैं। देव लंबी तलवार थामे धीरे धीरे साम्राज्यिक संरचना की ओर चला। वहां साम्राज्यिक संरचना को बनाए रखने वाले 11 राजकीय अकादमी छात्र हकबकाए हुए थे। उन्होंने अब भी देखा था कि किशोर और उसके 2 साथी, जो साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग के शीर्ष 50 में स्थान रखते थे, देव के मुकाबले में नहीं ठहरे और सभी मिटा दिए गए। अचानक देव ने सिर उठाया। उसकी शीतल दृष्टि दर्जनों लोगों पर घूमी, जिससे वे कांप उठे और उनके चेहरों पर भय का संकेत प्रकट हो गया। डरो मत। जब तक हम एक साथ मिलकर इस साम्राज्यिक संरचना को बनाए रखें, वह हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। एक बार जब उसकी आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाए, हम एक साथ हमला कर सकते हैं, एक आवाज ने चिल्लाकर कहा, जिससे सभी शांत हो गए। वास्तव में जब तक वे एकजुट होकर साम्राज्यिक संरचना को स्थिर रखें,
चाहे मयंक के हमले कितने भी उग्र हों, वे उन्हें थोड़ी भी चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। तुम लोग कितने सच्चे हो। देव ने ठंडे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यदि पहले होता तो देव के पास वास्तव में इनकी बनाए रखी संरचना तोड़ने का कोई तरीका ना होता। लेकिन अब किशोर, सूचित और अन्य मारे गए हैं। ये लोग शक्तिशाली थे और पूरी संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उनके बिना साम्राज्यिक संरचना की रक्षात्मक शक्ति कम से कम 1/3 कम हो गई है। अपनी लंबी तलवार थामे देव साम्राज्यिक संरचना की ओर बढ़ा। प्रत्येक कदम के साथ उसकी आभा तेज होती गई। जब वह साम्राज्यिक संरचना के सामने पहुंचा तो उसकी आभा चरम पर पहुंच गई। वायु और बिजली की पूर्ण शक्ति के साथ संयुक्त उसके तृतीय ग्रेड शारीरिक शक्ति के साथ देव ने गहरी सांस ली और उसके भौहों के बीच रक्तलाल तलवार चिन्ह प्रकट हुआ। रक्तलाल प्रकाश से घिरा। भिन्न भिन्न आत्मभक्षक तलवार ने एक उत्साहित तलवार ध्वनि छोड़ी, जैसे देव से निकलने वाली हत्या की मंशा को महसूस कर रही हो। ध्वंस। एक क्षण में देव एक बवंडर की तरह झाड़ा एक चमक में साम्राज्यिक सरणी के ऊपर प्रकट हो गया। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट काट। देव गर्जा और दोनों हाथों से तलवार नीचे काटी। यह तलवार प्रहार वायु और बिजली की शक्ति इकट्ठा करके चरम शारीरिक शक्ति और आत्मग्रेड तलवार के रूप में आत्मभक्षक तलवार की अंतर्निहित शक्ति के साथ संयुक्त तर्कसंगत रूप से देव का सबसे मजबूत हमला था। तलवार ऊर्जा तूफान के अलावा हंस। तलवार ऊर्जा नीचे काटी, भयानक वायु और बिजली शक्ति लेकर। जैसे ही तलवार ऊर्जा गिरी, अंतरिक्ष कांपा, जैसे 2 भागों में चीरा गया हो। टिकाओ। राजकीय अकादमी के शिष्य जल्दी से हाथ मुद्राएं बनाए और संरचना से सुनहरी ज्योतियां निकलीं, बड़े सुनहरे हथेली चिन्हों में संकुचित होकर। हथेली चिन्ह गर्जा और तलवार ऊर्जा की ओर दौड़ा। धड़ाक। एक कानफोड़ू गर्जना के साथ वायु कांपी, ऊर्जा छिटकी और अनेक सुनहरे हथेली चिन्ह तलवार ऊर्जा द्वारा फटे और एक एक करके विलीन हो गए। हालांकि तलवार ऊर्जा हथेली चिन्ह से कमजोर हो गई और अंततः विलीन हो गई। ध्वंस। ठीक उसी समय देव संरचना के एक ओर प्रकट हो गया और फिर से अपनी आत्मिक ऊर्जा विस्फोट काट छोड़ी। जल्दी वहां, भीड़ चिल्लाई और जल्दी से हाथ मुद्राएं बनाई, अपनी हथेलियां एक दिशा में केंद्रित करके। धमाके। एक कानफोड़ू गर्जना के साथ देव संरचना की दूसरी ओर फिर से प्रकट हो गया और फिर हमला किया। जल्दी वहां, राजकीय अकादमी के सदस्य जल्दी से चिल्लाए। इस तरह देव की आकृति लगातार चमकी, महान संरचना की विभिन्न दिशाओं में प्रकट होकर। यदि किशोर और अन्य अभी भी वहां होते तो इकट्ठी शक्ति इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त होती। हालांकि इस पल ऐसा लगता है कि वे फैले हुए हैं। धीरे धीरे भीड़ देव की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा सकी और उनकी गतिविधियां अव्यवस्थित होती गईं। अक्सर जैसे ही हथेली चिन्ह बनते, देव पहले ही दूसरी ओर प्रकट हो जाता। अंत में कमियां बड़ी बड़ी हो गईं और देव ने अंततः एक को पकड़ लिया। धमाके। भयानक तलवार ऊर्जा ने 2 जल्दबाजी में बने हथेली चिन्हों को तोड़ा और सीधे महान संरचना के केंद्र पर प्रहार किया। तुरंत पीछे हटो। भीड़ जल्दी से चारों ओर बिखर गई, लेकिन कुछ अभी भी समय पर पीछे नहीं हट सके और तलवार ऊर्जा से मारे गए। धमाके। हिंसक तलवार ऊर्जा ने युद्ध मंच पर प्रहार किया, जिससे वह भयंकर रूप से कांपा। भयानक बल चारों ओर फैला और विशेष सामग्री से बने मंच पर कई मीटर लंबा भयानक तलवार चिन्ह बन गया। धड़ाक धड़ाक। राजकीय अकादमी के शिष्यों ने एक कदम बढ़ाया और चारों ओर भागे। साम्राज्यिक संरचना टूटी। अब जब संरचना टूट चुकी थी, देव उन्हें कोई और मौका नहीं देगा। एक चमक के साथ उसने वायु की शक्ति को चरम पर पहुंचाया, भूत की तरह बदलकर तुरंत 2 राजकीय अकादमी शिष्यों के पीछे प्रकट हो गया। हृदय। दोनों लगभग एक साथ चिल्लाए और मुड़े। केवल 2 भयानक वायु और बिजली हथेली चिन्हों को अपनी ओर आते देखा। वे जल्दी से बचाव के लिए कार्य करने लगे। धड़ाक। एक जोरदार धड़ाके के साथ दोनों तोप के गोले की तरह पीछे उछल गए और ठीक उसी समय एक तीक्ष्ण ध्वंसकारी ध्वनि गूंजी। दोनों हवा में थे और कोई सहारा नहीं था। बचने से पहले उनके सिर ऊर्जा तलवार से काट दिए गए। चटक। रक्त छिटका जब 2 बिना सिर के लाशें मंच से नीचे गिरीं, एक दृश्य जो अन्य राजकीय अकादमी छात्रों को भय से भर दिया। बिना बताए
देव पहले ही अन्य दो के पीछे प्रकट हो चुका था। पीछे भयानक हत्या की मंशा महसूस करके दोनों पुरुष कांपे और लड़ने की सारी इच्छा खो दी। वे चिल्लाने वाले थे कि उन्हें हार माननी है जब अचानक रक्तलाल प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। एक भयानक हत्या की मंशा उनके मन में उपनी, उन्हें अव्यवस्थित कर दिया। वे मुक्त होने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस क्षण देव की तलवार ऊर्जा ने प्रहार किया, दोनों को मार डालकर। एक क्षण में देव फिर से रक्तलाल प्रकाश की धारा में बदल गया, इतनी तेज गति से कि नग्न आंख से पकड़ना लगभग असंभव था। एक क्षण में उसने एक अन्य व्यक्ति के शरीर को भेद दिया, जिससे वह व्यक्ति फट गया। सब कुछ पलक झपकते हो गया। यह बहुत तेज और बहुत भयानक था। मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं, मैं छोड़ता हूं, मैं छोड़ता हूं। बाकी 5 या 6 राजकीय अकादमी छात्रों ने जल्दी से चिल्लाया, डरते हुए कि वे अगले होंगे। हालांकि यह कुछ हद तक लज्जाजनक था, लेकिन जीवित रहने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। शुरुआत में दर्जनों से अधिक लोगों ने देव को चुनौती दी थी, और उस समय वे गति और अवरुद्ध से भरे थे, देव को हराने की दृढ़ता दिखाते हुए। ज्यादा देर नहीं, किशोर और उसके 2 साथी एक के बाद एक मरे। साम्राज्यिक संरचना टूट गई और दर्जनों से अधिक मारे गए और बिखर गए, चारों ओर भागते हुए। अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। दोनों घटनाओं के बीच विपरीतता काफी महत्वपूर्ण थी। ये राजकीय अकादमी छात्र जितने घमंडी और दबंग थे जब आए, उतने ही दयनीय और अभागे अब हो गए। यह दृश्य आसपास के दर्शकों को उत्साहित कर गया, जो जंगली तरीके से खुशी मनाने लगे और तलवार चिल्लाने लगे। मयंक, मयंक, मयंक! पूरी दर्शक मंडली मयंक का नाम जपने लगी, जैसे मयंक युद्ध देवता हो, अजेय युद्ध देवता। वातावरण तुरंत अत्यंत उत्तेजित हो गया, और यहां तक कि अन्य स्टैंडों से कई दर्शक भीड़ में आ गए। लगभग सारा ध्यान देव पर केंद्रित हो गया। इस युद्ध में लिन मयंक जीतता है। मध्य आयु का निर्णायक मंच पर चढ़ा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसके चेहरे पर अप्रकट आश्चर्य प्रकट हो रहा था। वाह, मैंने दांव लगाया, मैंने दांव लगाया। ये सैकड़ों गुना है। हाँ हाँ, मैंने भी मयंक पर दांव लगाया। मेरी आंत की भावना सही थी। हे। कुछ लोग जो सही से मयंक पर दांव लगाए थे, उत्साहित होकर खड़े हो गए। उनके चेहरे लाल हो गए, जंगली चिल्लाहट के साथ अपार आनंद व्यक्त करते हुए। उनके आसपास के लोग ईर्ष्या और यहां तक कि जलन से देखते रहे। ये कई 100 से 1 का भुगतान था, जिसका मतलब वे बहुत पैसा कमा सकते थे। यदि मुझे पता होता तो मैं भी मयंक पर जीतने का दांव लगाता, चाहे कुछ भी हो। अगले मुकाबले में मैं निश्चित रूप से मयंक पर दांव लगाऊंगा। राजकीय अकादमी को अंततः अपना मुकाबला मिला। दर्जनों के मुकाबले एक और ऊंचे स्तर की चुनौती, फिर भी उन्हें पीटा गया। कितनी लज्जा! इसमें शामिल लगभग 20 राजकीय अकादमी शिष्य मयंक के हाथों मारे गए, जिनमें से अधिकांश राजकीय युद्ध रैंकिंग के छात्र थे। कितनी खराब साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग! राजकीय अकादमी की कितनी बेकार प्रतिभाएं! वे मेरे लिनशेन के मुकाबले कुछ नहीं। यह दिलचस्प हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि राजकीय अकादमी कोई और भेजेगी। स्टैंडों में चर्चा का शोर मच गया और वातावरण और अधिक उत्तेजित हो गया। बाहर कई लोग समाचार सुनकर अखाड़े की ओर दौड़े, जिसमें त्यागी परिवार के सदस्य शामिल थे। क्या वो मयंक है? मैंने सुना कि उसने दर्जनों से अधिक युद्ध लड़े। एक युद्ध में उसने अकेले 5 विरोधियों को हराया। एक अन्य युद्ध में उसने अकेले दर्जनों से अधिक लोगों का सामना किया, जिसमें साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग के शीर्ष 50 में स्थान रखने वाले कई विशेषज्ञ शामिल थे। अंत में वे सभी उसके हाथों मारे गए। उसने साम्राज्यिक चरम संरचना भी तोड़ी, बाकी कुछ को हार मानने को मजबूर किया। स्टैंडों के नीचे एक चौड़े ताओइस्ट वस्त्र वाले युवक ने विस्मय से कहा, यह व्यक्ति वांग वू है, त्यागी परिवार की युवा पीढ़ी का स्वामी। यह मयंक लंबा है और असाधारण स्वभाव वाला है। उसके पास राजा की दबंग आभा है। उसने दर्जनों से अधिक युद्ध लड़े और अभी भी शांत और संयमित है। वह वास्तव में आश्चर्यजनक है। उसके बगल में एक युवक भुजाएं क्रॉस करके खड़ा था, बार बार सिर हिलाते हुए। यह व्यक्ति त्यागी परिवार का शीर्ष विशेषज्ञ अखिल था। ऐसा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मैं इस अवसर को जाने नहीं दे सकता।
मैं जाकर उससे मिलूंगा। एक दुबला युवक मुस्कुराया, प्रयास करने को उत्सुक। विदुर, पिता ने कहा है कि हमें बाहर दूसरों से लड़ने की अनुमति नहीं है, अखिल ने शांतिपूर्वक कहा। ओ प्रिय, नहीं। दूसरे भाई, मैं मंच पर नकाब पहन लूंगा, कौन जानेगा। किसी स्वामी से मिलना आसान नहीं है। एक मित्रवत अभ्यास निश्चित रूप से बहुत फलदायी होगा। बड़े भाई, कृपया मुझे जाने दो। विदुर की स्वर में विनती और अपेक्षा का संकेत था। बड़े भाई, तीसरे भाई को जाने दो, ये बुरी बात नहीं है, वांग वू ने बगल से कहा। थोड़ा संकोच करने के बाद अखिल ने चेतावनी दी। ठीक है, लेकिन तुम अधिक विनम्र रहना। मुझे नहीं लगता कि मयंक रक्त पिपासु व्यक्ति है। यदि तुम उसके प्रति विनम्र रहोगे तो वह स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्रति विनम्र रहेगा। समझ गया भाई, विदुर ने उत्साहित होकर कहा। इस पल युद्ध मंच पर राजकीय अकादमी के छात्र पहले ही अस्वस्थ दिखते हुए चले गए थे, फिर से केवल देव मंच पर बचा था। सज्जनों, कौन मुझसे लड़ेगा? देव ने चारों ओर देखा, लंबी तलवार हाथ में, उसका स्वर शांत, फिर भी राजसी आभा की अधिकार पूर्णता प्रकट करते हुए, जिससे स्टैंडों में भीड़ उत्साही चिल्लाहट में फूट पड़ी। जब वह पहली बार आया था, देव केवल एक नवागंतुक था, अनदेखा, और कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन अब वह निस्संदेह पूरे युद्ध कला अखाड़े का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन चुका है। असंख्य लोग उसका समर्थन करते और उसके लिए खुशी मनाते। सब कुछ शक्ति पर आ जाता है। शक्ति ही न्याय करती है का सिद्धांत युद्ध कला के अखाड़े में विशेष रूप से सत्य है, जो हत्या और प्रतिस्पर्धा से भरा है। लोग केवल मजबूत का सम्मान करेंगे, जबकि कमजोर को केवल किनारे पर धकेल दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से मयंक आज के युद्ध कला अखाड़े का मुख्य पात्र है, जबकि राजकीय अकादमी के छात्र सहायक भूमिकाओं में धकेल दिए गए हैं, और बल्कि बहुत दुखद भूमिकाओं में। मैं करूंगा, एक आवाज गूंजी, और अचानक एक वायु झोंका गुजर गया। अगले पल एक आकृति युद्ध मंच पर प्रकट हो गई। यह व्यक्ति कवच और पोंछा पहने था, नीले ड्रैगन नकाब पहने। वह सीधा खड़ा था और चांदी का भाला थामे महान सेनापति की आभा प्रकट करता। यह व्यक्ति विदुर ही था। मैं विदुर हूं और मैं आपसे कुछ चालें सीखना चाहता हूं। जब हम वापसी बिंदु पर पहुंच जाएं तो हम यहीं रुक जाएं। विदुर ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और व्याख्या की कि उसने अपना वास्तविक नाम प्रकट नहीं किया ताकि बहुत ध्यान न आकर्षित हो, क्योंकि त्यागी परिवार 8 महान परिवारों में तीसरा स्थान रखता है। इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि उसके पिता को पता चले, अन्यथा घर लौटने पर निश्चित रूप से उपदेश मिलेगा। इसलिए उसने कोड नाम आजुर ड्रैगन का उपयोग किया। मयंक, देव ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, देखते हुए कि दूसरा पक्ष असाधारण स्वभाव वाला और शांत स्वभाव वाला था। वह जान गया कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से एक स्वामी है। चूंकि दूसरा पक्ष हमला करने से रुका था, वह स्वाभाविक रूप से अपनी सीमाओं का पालन करेगा। कृपया, कृपया, दोनों ने एक साथ हमला किया और तुरंत टकरा गए। राजकीय अकादमी। इस पल राजकीय अकादमी पूर्ण अव्यवस्था में थी। एक समाचार के कारण मयंक नामक एक युवक युद्ध कला अखाड़े आया, दर्जनों से अधिक युद्ध लड़े और लगभग 20 राजकीय अकादमी छात्र उसके हाथों मारे गए, जिनमें से अधिकांश राजकीय युद्ध रैंकिंग के विशेषज्ञ थे। समाचार जल्दी से पूरे राजकीय अकादमी में फैल गया और युद्ध कला अखाड़े में हराए गए और भागे हुए छात्रों द्वारा पुष्टि हो गया। एक क्षण में पूरी राजकीय अकादमी अव्यवस्था में फूट पड़ी। भीड़ धार्मिक क्रोध और उत्साह से भरी थी। कई छात्र इकट्ठे हुए, प्रतिज्ञा करते हुए कि वे युद्ध कला अखाड़े जाएंगे और मयंक का सिर लेकर अपने मृत साथी का शोक मनाएंगे। हालांकि जब उन्हें विवरण पता चला कि किशोर, सूचित और नवीन एक साथ मिलकर भी मयंक के मुकाबले में नहीं ठहरे और साम्राज्यिक संरचना भी मयंक द्वारा तोड़ी गई, तो युद्ध के लिए योजना बना रहे छात्र सभी संकोच करने लगे। ध्यान दें कि किशोर साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग पर 27वें स्थान का स्वामी है। दूसरे शब्दों में, पूरी राजकीय अकादमी में केवल 26 छात्र हैं जिनकी शक्ति उससे अधिक है। हालांकि किशोर और सूचित एकजुट होकर भी मयंक के मुकाबले में नहीं ठहरे, जो दिखाता है कि मयंक कितना मजबूत था।
कम से कम साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग पर शीर्ष 20 से नीचे कोई भी अपनी जान जोखिम में डालेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि मयंक राजकीय अकादमी के छात्रों के प्रति विशेष देखभाल करता है, बिना संकोच के उन्हें मारता है। नतीजतन राजकीय अकादमी के कई छात्रों ने हार मान ली। हालांकि चूंकि किसी ने राजकीय अकादमी के छात्र को मारने की हिम्मत की और राजकीय अकादमी की प्रतिष्ठा को चुनौती दी, वे स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं दे सकते। भले ही वे उन्हें न हरा सकें, वे राजकीय युद्ध रैंकिंग पर शक्तिशाली वरिष्ठ भाइयों से सहायता मांग सकते हैं। वरिष्ठ भाई याओ, किसी ने युद्ध कला अखाड़े में दर्जनों से अधिक छात्रों को मारा और उत्तेजक टिप्पणियां की, हमारी राजकीय अकादमी की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की। हम अनुरोध करते हैं कि आप बंदी से बाहर आएं और उन मृत भाइयों के लिए न्याय लाएं। एक आंगन के सामने दर्जनों राजकीय अकादमी छात्र सम्मानपूर्वक झुके। उनकी आंखें एक पत्थर के द्वार पर टिकीं। ध्वंस, पत्थर का द्वार धीरे से खिसका और एक लंबा पतला युवक तीक्ष्ण आंखों वाला बाहर आया। उसकी आभा शक्तिशाली थी और उसके लंबे बाल जंगली उड़ रहे थे। उसे तेज तलवार जैसा दिखा रहे थे, जैसे वह अब भी बंदी से बाहर आया हो। बधाई हो वरिष्ठ भाई आओ, आपके सफल प्रगति पर। आगे के राजकीय अकादमी छात्र ने आश्चर्य और खुशी के इशारे से हाथ जोड़े। केवल अभी किसी ने हमारी राजकीय अकादमी का साइन बोर्ड तोड़ने की कोशिश की। हां, वरिष्ठ भाई आओ, कृपया हमारे साथ युद्ध कला अखाड़े आए। रास्ते में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। एक पत्थर कक्ष खुला और एक बर्फ सफेद बालों वाला युवक बाहर आया। उसका नाम ऋषभ था और वह साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग पर 6ठे स्थान पर था। ऐसी बात हो गई। चलो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा लौंडा इतना अराजक है। यह राजधानी शहर है, ऋषभ ने ठंडे से कहा और फिर अपने इंतजार कर रहे साथी शिष्यों के साथ चला गया। इस बीच राजकीय अकादमी के अन्य भागों में कई विशेषज्ञों को भी बाहर बुलाया गया और कुछ जो बंदी में थे भी बाहर आए। हालांकि कुछ लोग मिशन पर बाहर गए थे और अकादमी में नहीं थे। जिन्हें बाहर बुलाया गया वे अधिकांश साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग पर शीर्ष 20 के अंदर स्थान रखने वाले विशेषज्ञ थे, जिसमें विवान और कपीश, लोहित परिवार के 3 नायकों के 2 शामिल थे। संक्षेप में, राजकीय अकादमी के लगभग सभी प्रमुख व्यक्ति और विशेषज्ञ, जब तक वे अकादमी में थे, बाहर आए और युद्ध कला अखाड़े की ओर बढ़े। प्रताप के संबंध में गर्व रैंकिंग युद्ध के बाद वह राजकीय अकादमी छोड़कर अन्य स्थानों पर बंदी में कठोरता करने चला गया था। युद्ध कला अखाड़ा। धड़ाक, एक कान फोड़ू गर्जना के साथ 2 आकृतियां संपर्क पर तुरंत अलग हो गईं और तेजी से पीछे हटीं। भाई देव, दया दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी कमियों से लज्जित हूं। विदुर ने हाथ जोड़कर सलाम किया और फिर युद्ध मंच से नीचे उतर गया। देव ने हल्के से मुस्कुराया। उसने अभी विदुर के साथ युद्ध में अपनी 70% शक्ति का उपयोग किया था, जो दिखाता है कि यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। यदि वह साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग पर होता तो कम से कम शीर्ष 30 में होता। देव इस युद्ध में जीतता है। विदुर को हराने के बाद देव का ऊंचे स्तर के विरोधियों से लड़ने का रिकॉर्ड 10 लगातार जीतों तक पहुंच गया है। हालांकि एक मुकाबले में देव ने अकेले राजकीय अकादमी के दर्जनों विशेषज्ञों का सामना किया। इस युद्ध की कठिनाई अभूतपूर्व थी। एक अर्थ में उसने पहले ही प्रताप का 13 लगातार जीतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मयंक वास्तव में आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि आज उसे प्रताप का रिकॉर्ड तोड़ने का बड़ा अवसर है। हां, लेकिन दूसरी ओर मैंने पहले कभी मयंक का नाम नहीं सुना और वह गर्व रैंकिंग युद्ध की सूची में प्रतीत नहीं होता। मुझे आश्चर्य है कि वह कहां से आया है। मयंक की प्रतिभा संभवतः प्रताप से कम नहीं है और वह शायद गर्व रैंकिंग के शीर्ष पर देव के समकक्ष हो सकता है। यदि उसका कठोरता स्तर अभी भी थोड़ा कम न होता तो वह तारा साम्राज्य की युवा पीढ़ी में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी होता। भीड़ चर्चा में मग्न थी। इस पल एक समूह लोगों ने लड़ाई अखाड़े में प्रवेश किया, तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। लगभग 200 या 300 लोग थे, भयानक दिखते, ठंडे चेहरे और हत्या की आभा के साथ। वे सभी एक ही पीले वस्त्र और ताओइस्ट वर्दी पहने थे,
जो राजकीय अकादमी की वर्दी थी। इतने सारे राजकीय अकादमी के लोग आ गए। स्टैंडों में सभी चौड़ी आंखों से देखते रहे। राजकीय अकादमी छात्रों पर दृष्टि घुमाते विभिन्न विशेषज्ञों की आकृतियों की तलाश में। जल्द ही उन्होंने पाया कि साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग के शीर्ष 30 छात्रों में से आधे आ गए थे और सभी साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग से कई छात्र भी पहुंच गए थे। यहां तक कि राजकीय अकादमी की प्रतिभाएं विवान और कपीश, लोहित परिवार के 3 नायकों के 2 प्रकट हो गए हैं। केवल अफसोस कि प्रताप नहीं आया। ऐसी लाइनअप विलासिता से कम नहीं है, यह सरल रूप से भयानक है। मूल रूप से मिशन पर गए छात्रों को छोड़कर राजकीय अकादमी के सभी विशेषज्ञ यहां इकट्ठे हो गए थे, विशेष रूप से राजकीय युद्ध रैंकिंग वाले। प्रत्येक काफी शक्तिशाली था और एक साथ वे सेना को हरा सकते थे। ऐसा दृश्य देखकर कई दर्शकों की पलकें फड़कीं और कुछ तो खड़े हो गए, पूरे शरीर से कांपते हुए। राजकीय अकादमी के सैकड़ों विशेषज्ञों की संयुक्त आभा और दबाव सरल रूप से बहुत शक्तिशाली था। हालांकि युद्ध मंच पर देव शांत और संयमित रहा, तलवार थामे राजकीय अकादमी छात्रों का सामना करते हुए। वह संयमित और अविचलित था। एक व्यक्ति 10,000 को रोक सकता है कि आभा प्रदर्शित करते हुए। वाह, यह इतना रोमांचक है। यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या युद्ध शुरू होने वाला है? कई दर्शक इतने उत्साहित थे कि वे असंगत बोल रहे थे और पूरी तरह से हकबकाए दिख रहे थे। स्पष्ट रूप से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राजकीय अकादमी इतने सारे विशेषज्ञ भेजेगी। ऐसा लगता है कि मयंक के कार्यों ने वास्तव में राजकीय अकादमी को क्रोधित कर दिया है। राजकीय अकादमी के छात्रों के आने के ज्यादा देर बाद नहीं, कुछ और काले वस्त्र वाले वृद्ध पुरुष अंदर आए, संयम और भव्यता की आभा प्रकट करते हुए। वरिष्ठ, वास्तव में 3 राजकीय अकादमी के मूल वरिष्ठ थे, सभी गहन आत्मराज्य के विशेषज्ञ। इससे पूरी दर्शक मंडली फिर से खुशी की चीखों में फूट पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से राजकीय अकादमी के वरिष्ठ भी आ गए। स्थिति बढ़ती प्रतीत हो रही है। जैसे ही 3 वरिष्ठ स्टैंडों की पहली पंक्ति में पहुंचे, लोग तुरंत उनके लिए रास्ता बना दिए और पास वाले भी उनके लिए जगह बना दिए। 3 वरिष्ठ आसानी से अपनी सीटों पर बैठ गए, अखाड़े का सामना करते हुए। नहीं, क्या बूढ़ा व्यक्ति हस्तक्षेप करने वाला है? देव ने मन ही मन ठंडे से सोचा। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ये 3 वरिष्ठ वहां बैठे उसके ऊपर दबाव डालने के लिए थे। हालांकि युद्ध कला अखाड़े के नियम युद्धों में हस्तक्षेप निषिद्ध करते हैं। यदि ये 3 वरिष्ठ अचानक हस्तक्षेप करें और उसे मौके पर मार दें, तो कौन कुछ करने की हिम्मत करेगा? आखिरकार युद्ध कला अखाड़ा पूरी तरह से लोहित परिवार द्वारा नियंत्रित था। इसका सोचते हुए देव को कुछ दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगता था कि युद्ध के दौरान उसे न केवल राजकीय अकादमी के छात्रों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इन वरिष्ठों से भी सावधान रहना पड़ेगा। लड़के, तुम निश्चित रूप से मयंक हो, है ना? अब घुटनों पर झुक जाओ, माथा टेक कर अपनी गलतियां स्वीकार करो और अपनी कठोरता को अपंग बनाओ, और मैं तुम्हें तेज मृत्यु दूंगा। युद्ध मंच के नीचे विवान ने ठंडे से चिल्लाया, घमंडी और दबंग दिखते हुए। उसके बगल में एक बैंगनी वस्त्र वाली लड़की खड़ी थी, जो स्वाभाविक रूप से लीन शिएर थी। देव को आश्चर्य हुआ कि विवान का बाजू वास्तव में फिर से उग आया। हालांकि थोड़ा सोचने पर उसे एहसास हुआ कि दुनिया आश्चर्यों से भरी है और निश्चित रूप से कोई ऐसी औषधि है जो शारीरिक शरीर को पुनर्जनित कर सकती है। देव का अनुमान सही था। विवान का बाजू केवल पर्पल फ्लेम बॉडी शेपिंग पिल लेने के बाद उगा था। यह पर्पल फ्लेम बॉडी शेपिंग पिल एक चतुर्थ ग्रेड पिल थी, जो पूरे तारा साम्राज्य में उपलब्ध नहीं थी और आत्म पिल पैवेलियन द्वारा परिष्कृत नहीं की जा सकती। यह उसे वज्र सम्राट द्वारा दिया गया था, प्रताप का स्वामी। उसके बाद प्रताप वज्र सम्राट के साथ दूसरे देश में कठोरता करने चला गया था। हालांकि विवान ने शायद कभी कल्पना न की हो कि उसके सामने खड़ा मयंक इस पल वही देव है, वही देव जो ड्रैगन एस्केंशन प्लेटफॉर्म पर उसके बाजू को काट चुका था और उसे लगभग मार चुका था। विवान देव से नफरत करता था और डरता भी था, और उसे कुछ शेष आघात भी था। यदि उसे पता होता कि सामने वाला व्यक्ति देव है,
तो वह कभी इतना घमंडी बोलने की हिम्मत न करता। क्या राजकीय अकादमी के सभी लोग इतने अंधे विश्वास वाले हैं? देव ने सिर हिलाया। उसकी उदासीन दृष्टि मंच के नीचे भीड़ पर घूमी। उसने अपनी लंबी तलवार इशारा की और कहा, बकवास पर्याप्त, चलो अपनी शक्ति से बोलने दें। इन शब्दों ने पूरे कमरे में हंगामा मचा दिया और कमरा अव्यवस्था में फूट पड़ा। ध्यान दें कि देव राजकीय अकादमी के एक समूह विशेषज्ञों का सामना कर रहा था, जो राजधानी में सबसे प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट युवा हो सकते थे, और यहां तक कि लोहित परिवार के 3 नायकों जैसे राक्षसी व्यक्ति। फिर भी देव निडर रहा, भीड़ पर तलवार इशारा करते हुए। उसका घमंड, साहस और भावना वास्तव में विस्मयकारी थी। एक व्यक्ति का राजकीय अकादमी की प्रतिभाओं पर तलवार इशारा करने का चित्र तुरंत सभी के मन में अंकित हो गया, उनके हृदयों को हिला दिया। वे शायद जीवन भर इस दृश्य को न भूलें। यहां तक कि राजकीय अकादमी के 3 वरिष्ठों की आंखें सिकुड़ी। असंख्य युद्धों का अनुभव करने वाले वे बता सकते थे कि मयंक संयम का दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि वास्तविक आत्मविश्वास और गर्व प्रदर्शित कर रहा था। तीनों आश्चर्यचकित हो गए। इस व्यक्ति का चरित्र असाधारण था। यह शुद्ध आभा राजकीय अकादमी सदस्यों में बेजोड़ है, यहां तक कि विवान और कपीश जैसे व्यक्तियों में भी। इस बीच अखिल और अन्य इस दृश्य को देखकर अपनी आंखें घुमाईं, जैसे कुछ सोच रहे हों, और फिर चले गए। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें मारूंगा। विवान ने ठंडी मुस्कान दी और आगे बढ़ने वाला था। यंग मास्टर विवान, इस तरह के कचरे से निपटने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे सौंप दो। शब्दों के मुंह से निकलते ही एक आकृति अचानक खजाना व साधनस आबा या व ताबा चंद युद्ध मंच पर उछल पड़ी। यह व्यक्ति श्रीकांत नाम का था, आत्म परिवर्तन राज्य के 9वें स्तर की कठोरता वाला और साम्राज्यिक युद्ध रैंकिंग पर 17वें स्थान पर। श्रीकांत ने मयंक को देखा, तिरस्कारपूर्ण दृष्टि प्रकट की। लड़के, शुरू होने से पहले यदि तुम घुटनों पर झुककर माथा टेककर अपनी गलती स्वीकार करो, तो मैं विचार कर सकता हूं कि केवल तुम्हारी कठोरता को अपंग बनाऊं। मूर्ख, देव ने ठंडे से 2 शब्द कहे। श्रीकांत क्रोधित हो गया, देव पर उंगली उठाकर, लड़के, तुमने क्या कहा? तुम 7वें स्तर आत्म परिवर्तन राज्य कठोरता वाले को चुनौती देते हो अपनी 9वें स्तर आत्म परिवर्तन राज्य कठोरता से, और फिर भी इतने घमंडी हो। तुमने 2 राज्य पार किए हैं, फिर भी इतने ढीठ होने की हिम्मत रखते हो। मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है। श्रीकांत का चेहरा अचानक काला पड़ गया। वास्तव में, जैसा देव ने कहा, वह अपने प्रतिद्वंद्वी से 2 राज्य ऊपर था। भले ही वह जीते, इसमें गर्व करने वाली क्या बात थी? हालांकि 2 स्तर ऊपर लड़ना भी स्वीकार्य है, क्योंकि युद्ध कला अखाड़े में यही नियम है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, अब से जो कोई भी मुझसे लड़ेगा, उसे मृत्यु युद्ध का सामना करना पड़ेगा। हार मानने का कोई नियम नहीं है। युद्ध केवल तब समाप्त होता है जब एक व्यक्ति मर जाए। क्या तुम्हें हिम्मत है? मैं क्यों ना करूं? मुझे डर है कि तुम हार मान लोगे। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तैयार हूं। श्रीकांत ने ठंडे से मुस्कुराया। भले ही जीवन मृत्यु युद्ध में वह बिल्कुल नहीं डरा था, और विश्वास था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है। पिछली रिपोर्टों के अनुसार मयंक की शक्ति वास्तव में उल्लेखनीय है, और वह किशोर जैसे विशेषज्ञों को भी मार सकता है। हालांकि वे शीर्ष 30 के बाहर स्थान रखने वाले विशेषज्ञ हैं, जबकि वह श्रीकांत 17वें स्थान पर है, और वे एक ही स्तर पर भी नहीं हैं। इसके अलावा उसके पास मध्य चरण 9वें स्तर आत्म परिवर्तन राज्य था, देव से 2 राज्य ऊपर। इसके अलावा उसकी जल आधारित क्षमताएं द्वितीय स्तर तक पहुंच चुकी थीं,
उसे देव को समाप्त करने की पूर्ण शक्ति देती। देव को मारकर और अपने साथी शिष्यों का बदला लेना निश्चित रूप से राजकीय अकादमी में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। 3 मूल वरिष्ठों के साथ वह शायद उनका पक्ष प्राप्त कर ले, जिससे उसका भविष्य का विकास सुगम पथ बनेगा। श्रीकांत जितना अधिक सोचता उतना ही खुश होता, जैसे सामने का देव पहले ही एक लाश हो। वरिष्ठ भाई फू, उसे मारो और हमारे कनिष्ठ भाइयों का बदला लो। उसे सीधे मत मारो, पहले उसके अंग तोड़ो, कठोरता अपंग बनाओ और फिर ठीक से यातना दो जब तक वह न मरे, ताकि वह हमारी राजकीय अकादमी की शक्ति जाने। श्रीकांत, इस व्यक्ति को मारो और मैं तुम्हें आत्म आरोहण पिल से पुरस्कृत करूंगा, विवान ने उदासीनता से कहा। श्रीकांत की आंखें चमकीं जब उसने दर्शकों को देखा, आत्मविश्वास और उत्साह से भरा। चिंता मत करो, मेरे कई मृत कनिष्ठ भाइयों का बदला लेने और राजकीय अकादमी की महिमा के लिए मैं मृत्यु तक लड़ूंगा। श्रीकांत का चेहरा दृढ़ था और उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी, जैसे वह अस्पताल में योगदान देने का कर्तव्य निभा रहा हो, स्पष्ट रूप से लोगों के हृदय जीतने का प्रयास। हे हे हे, क्या तुम्हारी बकवास समाप्त हो गई? क्या तुम लड़ोगे या नहीं? देव तलवार थामे सिर टिल्ट किया और जम्हाई ली, अधीर दिखते हुए। यह श्रीकांत वास्तव में काफी सुस्त था। लड़के, मरने का इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें जल्दी नरक के राजा से मिलाऊंगा। श्रीकांत की आंखों में हत्या का संकेत चमका। उसने फैसला किया था कि पहले देव की कठोरता अपंग बनाए, फिर यातना और अपमान करे, उसे घुटनों पर झुकाकर गलतियां स्वीकार कराए और राजकीय अकादमी को नाराज करने के परिणाम बताए। युद्धमंच पर देव और श्रीकांत एक दूसरे का सामना करते खड़े थे। मेरे बच्चे, अगले वर्ष यह दिन तुम्हारा होगा। श्रीकांत मुस्कुराया, लेकिन उस पल उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि देव पहले ही जगह से गायब हो चुका था। अच्छा लड़का! श्रीकांत गरजा और आगे मुट्ठी फेंकी। लगभग एक साथ देव उसके सामने प्रकट हो गया और हथेली से प्रहार किया। धड़ाक! जब उनकी मुट्ठियां टकराईं तो उन्होंने एक भयानक झटका तरंग उभारी जो लुढ़क कर चारों ओर फैली, पूरे युद्ध मंच को भयंकर रूप से खपाने लगी। दोनों एक साथ पीछे हटे। यह दिलचस्प है, लेकिन तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है, श्रीकांत चिल्लाया और अपने हाथ कमरबंद में डाले। तुरंत एक जोड़ी बर्फ नीली दस्ताने पहन लिए, जिन पर विचित्र पैटर्न उकेरे थे। भिन्न भिन्न एक तलवार की ध्वनि गूंजी। जब देव ने तलवार लहराई, उसका सिरा तिरछा जमीन की ओर इशारा करते हुए। जालों का जाल! श्रीकांत ने जोर से चिल्लाया, हाथ मुद्रा बनाई और उसके चारों ओर जल की तरह तरंगें फैलीं। फिर उसके चारों ओर जल बूंदें संकुचित हुईं। सामान्य जल बूंदें प्रतीत होतीं। देव ने महसूस किया, अत्यंत समृद्ध जल शक्ति समेटे हुए। श्रीकांत के दस्ताने वाले हाथों के नीचे प्रत्येक जल बूंद तेजी से घूमी, वायु से रगड़कर हिस्स हिस्स की ध्वनि करती। दस्ताने विचित्र शक्ति से भरे प्रतीत होते, जो जल बूंदों के बल से मेल खाते। जल्द ही श्रीकांत के सामने असंख्य जल बूंदें संकुचित हो गईं, तेजी से घूमती और वायु को काटती, पक्षियों की चहचहाहट जैसी चुभने वाली ध्वनि करती। फिर उसने अचानक हाथ आगे धकेले। चटक चटक चटक! जल बूंदें वायु को भेदीं, एक दूसरे से जुड़कर एक घनी मोतियों की जाल बनाई, देव को घेर ली। देव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। लापरवाही न बरतते हुए उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और जोर से आगे काटा। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट! धड़ाक! एक हिंसक तलवार आभा काटी गई, कान फोड़ू गर्जना के साथ कई जल बूंदों को फोड़कर। हालांकि काफी संख्या वाली जल बूंदें देव की ओर बहती रहीं। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट काट! देव चिल्लाया और 3 और तलवार प्रहार जल्दी से एक के बाद एक छोड़े। धड़ाक धड़ाक धड़ाक! विस्फोट एक के बाद एक गूंजे और आगे की जल बूंदें धुंध में फट गईं, वायु को थोड़ा धुंधला बना दी। ध्वंस! ठीक उसी समय एक आकृति धुंध से फूटी और तुरंत श्रीकांत के सामने प्रकट हो गई। अच्छा समय! श्रीकांत ने निम्न उद्घोष किया, फिर हाथ जोर से पटके और उसके सामने एक मानव सिर के आकार का जल घोला संकुचित हो गया। धड़ाक! देव की तलवार सिरा ने जल घोले को भेदा, ऊर्जा विस्फोट छोड़कर। एक शक्तिशाली जल बल ने जल घोले को घेर लिया, अपार प्रतिरोध पैदा करके, जिससे उसकी तलवार 1 इंच भी आगे न बढ़ सके।
बिजली की शक्ति। देव ने भ्रूभंग किया और अनंत बिजली उसके चारों ओर इकट्ठा हुई, फिर तलवार में डाली गई, सिरे तक पहुंचकर जल घोले पर प्रभाव डाला। चटक चटक। जहां तलवार सिरा जल गोले से मिला, बिजली बल ने जल बल से टकराव किया, उग्र रूप से संघर्ष करके और विलीन होकर लगातार छोटे जल छींटे और बिजली चमक पैदा करते। तुरंत बिजली जल के माध्यम से यात्रा की, पूरे जल गोले की सतह को घेर ली। चकाचौंध बिजली जंगली रूप से जल गोले के अंदर की ओर उफनी, लेकिन जल बल द्वारा रोकी गई। छट! अचानक एक बड़ा जल छींटा फूटा और तलवार सिरा अंततः जल गोले के अंदर भेद गया। क्या? उन्हें रोकें! श्रीकांत का चेहरा काला पड़ गया और पैर पटककर एक और घनी जल आभा निकली। जल गोले में इकट्ठा होकर आगे बढ़ती तलवार को रोका। इस बार श्रीकांत ने पूर्ण जल शक्ति प्रकट की। देव की भौहें थोड़ी सिकुड़ीं जब उसने ऊर्जा तलवार में डाली, उसे तेजी से घुमाकर। तीक्ष्ण तलवार ऊर्जा तरंगें निकलीं, लगातार जल घोले को काटतीं। उसी समय उसने अपनी बिजली शक्ति को चरम पर पहुंचाया। देव के शक्तिशाली हमले के नीचे तलवार आगे बढ़ी, जल गोले को इंच दर इंच भेदते हुए और श्रीकांत के करीब पहुंचती। लानत है, इस लड़के की बिजली शक्ति संभवतः द्वितीय स्तर तक पहुंच चुकी है या तृतीय स्तर के करीब। श्रीकांत ने भ्रू भंग किया और उसके हाथ कांपने लगे। तोड़ो! जैसे ही तलवार जल गोले को भेदने वाली थी, देव गर्जा और तलवार को जोर से घुमाया। धड़ाक! जल गोला फटा और जल बल तरंगों की तरह बाहर लहराया। हिंसक बिजली तलवार ऊर्जा के साथ मिलकर श्रीकांत की ओर उफनी। जल ढाल! श्रीकांत ने हाथ तेजी से ऊपर खींचे, उसके सामने जल ढाल बनाई। हालांकि यह जल्दबाजी में बनी थी और आधे सांस से कम समय टिकी, इससे पहले कि तलवार ऊर्जा द्वारा टूट गई। हालांकि यह छोटा समय श्रीकांत के लिए खुद को निकालने और दूर बहने के लिए पर्याप्त था। ध्वंस! देव ने बवंडर पर कदम रखा, वायु चरम पर पहुंचकर एक तीव्र छाया में बदलकर चमकी और तुरंत श्रीकांत के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। इतनी तेज! श्रीकांत चिल्ला न सका और जल्दी से हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी ऊपर फेंकी। धड़ाक! तलवार का फल मुट्ठी से टकराया और एक शक्तिशाली बल बाहर फैला। श्रीकांत के पैरों से एक मजबूत ऊर्जा तरंग बाहर फैली, युद्ध मंच को भयंकर रूप से हिला दिया। फुफ! श्रीकांत ने एक घूंट रक्त उगला, उसके पैर मुड़ गए और वह ऊपर के अपार बल से लगभग कुचल गया। घुटनों पर झुक जाओ! ऊपर से एक तीक्ष्ण चिल्लाहट आई। श्रीकांत को क्रोधित करके, सपने देखो, टिकाओ! श्रीकांत ने पैर पटका, उसकी आभा चरम पर फूटी और अनंत जल ऊर्जा उसके शरीर से उफनी, उसके हाथों में इकट्ठा होकर। घुटनों पर झुक जाओ! इस पल एक भयानक बल फिर से प्रहार किया। इस बार देव ने अपनी 70% शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। उसकी बाजू की मांसपेशियां फूलीं और वह जोर से नीचे दबाया। फुफ! श्रीकांत ने फिर एक घूंट रक्त उगला। उसकी जल आधारित शक्ति देव की बिजली आधारित शक्ति से तटस्थ हो गई। हालांकि उसके पास कठोरता में लाभ था, देव की श्रेष्ठ आत्मिक नसों द्वारा संकुचित आत्मिक ऊर्जा उससे कमजोर न थी। नतीजतन देव का शारीरिक लाभ स्पष्ट हो गया। ढम! श्रीकांत का चेहरा लाल हो गया, उसके हाथ कांपे और वह अंततः देव के हमले को सहन न कर सका, इसलिए वह अचानक घुटनों पर झुक गया। झुकते ही पूरा युद्ध मंच थोड़ा कांपा और श्रीकांत ने पशु जैसी चीख छोड़ी। साथ एक ठंडी आवाज गूंजी और अगले पल एक भयानक तलवार आभा नीचे काटी, श्रीकांत के सिर को 2 भागों में काट दिया।